राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष के योग दिवस से पहले एक बयान में योग को दैनिक जीवन में एकीकृत करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने सभी से योग को अपनाने का आग्रह किया। सुप्रीम कोर्ट ने कथित पेपर लीक को लेकर राष्ट्रीय प्रवेश और पात्रता परीक्षा अंडर ग्रेजुएट 2024 को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर मंगलवार को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को नोटिस जारी किया। संसदीय चुनाव में शानदार प्रदर्शन से उत्साहित सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी का अगला लक्ष्य 2027 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का है। शपथ ग्रहण के अगले दिन सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा किया है। यह फैसला 1 जुलाई 2023 से लागू होगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कैबिनेट की बैठक में एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए तबादला नीति 2024-25 को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 41 प्रस्ताव रखे गए हैं। जम्मू कश्मीर में रविवार को रियासी में बड़ा आतंकवादी हमला हुआ। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है। इस हमले के बाद हर वर्ष होने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर भी काफी चिंताएं उठने लगी हैं। भाजपा के शीर्ष नेता अमित शाह ने मंगलवार को लगातार दूसरी बार केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। वरिष्ठ भाजपा नेता और मध्य प्रदेश के 4 बार पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए मंत्रिमंडल में केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर पदभार ग्रहण किया। एन चंद्रबाबू नायडू को मंगलवार को उनकी तेलुगु देशम पार्टी के विधायकों के साथ साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी भारतीय जनता पार्टी और जन सेना के विधायकों द्वारा आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया। दिल्ली के बेलकम इलाके में दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैट में सोमवार को आग लगने से 40 वर्षीय महिला की दम घुटने से मौत हो गई। जून का महीना खत्म होते ही न केवल देश के भीतर कानून व्यवस्था से जुड़े 3 नए कानून लागू हो जाएंगे, जिससे न केवल आम जनमानस बल्कि न्याय प्रणाली के साथ साथ कानून की रक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले पुलिस के कर्मियों पर भी गहरा असर पड़ेगा। इस तथ्य के मद्देनजर पश्चिम दिल्ली पुलिस के द्वारा पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 8 जून 2024 को महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट सभागार में एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रत्येक पुलिस थाने से 3 टीमों को आमंत्रित किया गया, जिसमें 4 जांच अधिकारी सहित 12 पुलिसकर्मी व नार्कोटिक्स स्क्वाड की एक टीम यानी कुल 37 टीमें शामिल हुई। प्रश्नोत्तरी के दौरान 4 दौर की प्रतियोगिता हुई, जिसमें एलिमिनेशन, सीधा प्रश्नोत्तरी दौर, श्रोतागण द्वारा प्रश्नोत्तरी और रैपिड फायर राउंड शामिल रहा। प्रतियोगिता की शुरुआत में सभी 37 टीमों को 25 सवालों वाला प्रश्न पत्र वितरित किया गया, जिसमें से श्रेष्ठ 6 टीमों को अलग दौर में जगह मिली। कार्यक्रम की समाप्ति पर सभी भाग लेने वाली टीमों को भागीदारी प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया और विजेताओं को ट्रॉफी और नकद पुरस्कार दिए गए। जहां एक और पीएस जनकपुरी की टीम ने प्रथम पुरस्कार हासिल किया, वहीं पीएस मायापुरी और पीएस कीर्तिनगर की टीमें क्रमशः प्रथम उपविजेता और द्वितीय उपविजेता बनकर उभरी। दिल्ली पुलिस द्वारा जागरूकता बढ़ाने के ऐसे कार्यक्रम अपने आप में प्रशंसनीय है, क्योंकि इससे न केवल अधिकारियों का उत्साह वर्धन होता है बल्कि उनमें सीखने की ललक भी बढ़ती है। हमारे जांच अधिकारियों के लिए नए कानूनों से पूरी तरह परिचित होना महत्वपूर्ण है, ताकि उनका उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके और आम जनता की भलाई के लिए लाए गए कानूनों से जनता को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंत्रालय में कैबिनेट एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राज्य सरकार की विगत 6 माह की महत्वपूर्ण विभागीय उपलब्धियों के संबंध में बैठक को संबोधित किया, जिसके उपरांत सीएम मोहन यादव ने मंत्रालय भोपाल में प्रेस वार्ता की। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि सीमित दायरे में सुशासन की व्यवस्था को सरकार ने बनाए रखा है। वहीं उन्होंने पीएम मोदी को एमपी से 3 कैबिनेट और 3 राज्य मंत्री बनाए जाने के लिए धन्यवाद दिया। इसके साथ ही सीएम ने दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश की जानकारी भी मीडिया के समक्ष साझा की। उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से आप सबके सहयोग से हमने 6 माह में
खासकर 3 माह में कुछ निर्णय किए थे। 3 माह आप सबकी जानकारी में आचार संहिता के दरमियान चले गए, लेकिन उसके बावजूद भी सीमित दायरे के अंदर जो शासन की व्यवस्था हो सकती है, लोकसभा का इतना बड़ा चुनाव कराना, और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन मैं आपका भी आभार मानता हूं, सभी इससे जुड़े हुए पक्षों का भी मानता हूं और विपक्षी दल के लोगों का भी मानता हूं कि सबके साथ मिलकर के चारों चरण के चुनाव में किसी भी जिले में ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिससे हमारा ये लोकतंत्र का पावन पर्व कहीं कलंकित हो। मुझे इस बात का संतोष है। सभी पक्षों ने अपने अपने ढंग से चुनाव का प्रचार किया, अभियान चलाए, अलग अलग आयोजन हुए, लेकिन इनाल सब मिलकर के ये पूरा आयोजन शांतिपूर्वक, जो मध्य प्रदेश की पहचान है। और एक और खास बात, यशस्वी प्रधानमंत्री को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारे अपने इस लोकसभा के अच्छे परिणाम के बाद उनने अच्छे से प्रतिनिधित्व दिया है। 6 मंत्री हमारे राज्य से बनाए हैं, इसमें 3 कैबिनेट और 3 राज्य मंत्री। माननीय प्रधानमंत्री ने जैसा हमारे इस चुनाव के दरमियान कैंपेन किया था, और एमपी के मन मोदी, मोदी के मन में एमपी, और हमने सबने भी उनकी भावना के हिसाब से अलग अलग काम को बहुत गति से बढ़ाया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, केन बेतवा लिंक योजना के माध्यम से विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान अपने इस मध्य प्रदेश और यूपी की धरती से प्रारंभ होगा, और इसी में हमने 12,000 और 5,000 2 अलग अलग टेंडर इसके जारी भी कर दिए और वो स्वीकृति की स्थिति में आ गए हैं। बड़ा बीच में फॉरेस्ट के लैंड का एक इशू था, जिसके कारण से उलझा हुआ प्रकरण था, लेकिन फॉरेस्ट को दूसरी लैंड उपलब्ध करा करके हमने इसका ये जो बीच का संकट है उसको बाहर करने का प्रयास किया है। मुझे एक और बात जानकारी देते हुए आनंद है कि पार्वती काली सिंध चंबल योजना, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच 20 साल से उलझा मसला था। तत्कालीन जल शक्ति मंत्री श्रीमान गजेंद्र शेखावत जी की मौजूदगी में मध्य प्रदेश और राजस्थान के सीएम के साथ उनके अपने मंत्रीगण, हमारे मंत्रीगण और सबने मिलकर के 50-50% के आधार पर 35-35 हजार करोड़ के अलग अलग प्रकार से अपनी अपनी भूमि में इनके डेमों की श्रृंखला बनाते हुए ये एक बड़ा काम चालू किया, जो बड़ी परियोजना है पीकेसी के नाम से। इसका पूरा हमारा चंबल का, मालवा का, ये पश्चिमी मध्य प्रदेश का हिस्सा बहुत लाभान्वित होगा। एक और बड़ा प्रोजेक्ट 1956 का बना हुआ गांधी सागर डैम, जिसमें 50-50% की जल राशि के आधार पर बंटवारा हुआ था, लेकिन कुछ कमी रह गई। उसके लिए भी हमने इशू उठाया और इस पर बात कर रहे हैं कि भाई जमीन हमारी ज्यादा जा रही है और पानी का उपयोग हमको कम मिल रहा है, तो हमारे किसानों की दृष्टि से चंबल का पानी का हमारा हक भी और बढ़ता है। इस बिंदु को रेस करते हुए हमने इसमें मीटिंग भी की है और मुझे लगता है कि इसका अच्छा समाधान निकलेगा, ताकि मंदसौर, रतलाम, नीमच, इन जिलों के अंदर लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से इस पानी का उपयोग भी हम करने वाले हैं। जैसे मैंने पहले बताया था, दोबारा बताऊंगा कि आष्टा तहसील सीहोर जिले में लगभग 60,000 करोड़ का नया निवेश, औद्योगिक निवेश गेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से बड़ा प्रोजेक्ट हमारा आया है, जिसके कारण से इथेन क्रैकर परियोजना के माध्यम से लगभग निर्माण अवधि में 15,000 और बाद की अवधि में लगभग 5,600 लोगों को रोजगार लंबे समय तक मिलेगा, और इसके सहायक बहुत सारी उद्योग बाद में और लगने वाले हैं। कुल मिलाकर के जैसे मध्य प्रदेश में 283 औद्योगिक इकाइयों को 508 हेक्टेयर भूमि हमने आवंटित की। उज्जैन में मार्च माह में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में ऐतिहासिक आयोजन किया, जिसमें 12,000 करोड़ से अधिक के ठोस प्रस्ताव हमारे बीच में आए, और प्रदेश में 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। 1 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव भी इसी दरमियान हमको मिले थे। कॉन्क्लेव में अन्य देशों के निवेशक भी आए, लगभग 4,000 प्रतिनिधि आए, और ये सिलसिला हम लगातार जारी रखने वाले हैं। इसको रीजनल कॉन्क्लेव के माध्यम से हम देख रहे हैं कि जहां भी हमारे जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, अलग अलग और इंडस्ट्रियल बेल्ट भी डेवलप होते जाए।
लोक भवन लखनऊ में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। बैठक के उपरांत यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, ऊर्जा मंत्री AK शर्मा एवं उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी मीडिया के समक्ष दी। श्री स्वतंत्र देव जी, बुंदेलखंड विंध्य क्षेत्र में 49 परियोजनाएं स्वीकृति थी, जिसमें से 31 परियोजनाएं 200 करोड़ रुपए के अधिक थी। ये सभी परियोजनाएं पूर्णता के कगार पर है। 31 में से 5 परियोजनाएं पुनर्रचित लागत पूर्व में ही स्वीकृत हो चुकी हैं। शेष 26 की स्वीकृति आज की बैठक में प्रदान की गई है। ये 26 परियोजनाएं झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट और ललितपुर की, और विंध्य में अपने मिर्जापुर, सोनभद्र की परियोजना है। इस परियोजना की कुल स्वीकृत लागत 10,185 करोड़ थी और पुनर्रचित लागत 11,580 करोड़ है। इस प्रकार की परियोजनाएं में और 1,394 करोड़ की वृद्धि हुई, जिसमें कार्य की लागत वृद्धि में 600 करोड़ ऐसे हैं जो कार्य के स्कोप में वृद्धि के कारण है, जिसमें मुख्यतः ग्रामों के अंदर पाइपलाइन की वृद्धि हुई है, मतलब गांव बस गए इधर उधर, पाइपलाइन जो बढ़ाना है। और बाकी परियोजना जैसे GST, उसके पहले था तो GST में पहले 12% था तो 18% हो गया, यानी 6% की वृद्धि हुई, तो लगभग 561-600 करोड़ के आसपास हुआ खर्चा हुआ। बाकी जो हुआ, सभी विभागों की NOC होती है, सभी विभागों को लिया जाता है, उसमें खर्चा होता है। मूल रूप से लगभग 500-600 लगभग करोड़ ये अपने कार्य योजना में स्वीकृति हुई है। ये पूरी हमारी 26 परियोजना थी। 26 परियोजनाओं का नाम लम्मा है, इसलिए बुंदेलखंड में जो बताया यही जिलों की परियोजना ये हमारी स्वीकृति हुई है। ऐसा है कि उच्च शिक्षा का विकास करने के लिए, उत्तर प्रदेश को उच्च शिक्षा का हब बनाने के लिए और अपने प्रदेश के छात्र अपने ही प्रदेश में उच्च शिक्षा का अध्ययन करें, दूसरे प्रदेशों में न जाए, भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार ने एक तो प्राइवेट विश्वविद्यालयों को प्रमोट करना और अपने सरकारी विश्वविद्यालयों की स्थापना, हमारे संकल्प पत्र था कि हर मंडल में एक सरकारी विश्वविद्यालय अवश्य होगा। तो 6 सरकारी विश्वविद्यालय बने हैं, जो 6 मंडल अछूते थे उनका नाम रखा गया था, उसमें राज्य शब्द जुड़ा हुआ था, जैसे महाराज सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़, माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय बलरामपुर। तो इन सब में राज्य हटाकर शॉर्ट करने के लिए उनका नाम माँ शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय सहारनपुर, महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़, माँ विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय मिर्जापुर, माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर, यह करने का प्रस्ताव पारित हुआ है। और उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का नाम गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद करने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि हम अपने आदर्शों को, अपने संस्कृति के जो विरासत है उनको उनके नाम से रखते हैं, तो संस्कृति और सभ्यता का उन्नयन भी होता है और जीवंत भी होती है, आने वाली नस्लों को हम सौंपते हैं। तो पहला प्रस्ताव तो ये, ऐसे ही 2 निजी विश्वविद्यालयों को लेटर ऑफ इंटेंट देने का प्रस्ताव पारित हुआ है, जिसमें एक तो है HRIT गाजियाबाद और दूसरा है फ्यूचर विश्वविद्यालय बरेली। ये दोनों ने अपने सभी मानक पूर्ण कर लिए हैं और सभी विभागों के अपमत प्राप्त इनके अनुकूल हो गए, इसलिए ये 2 नए विश्वविद्यालय खुलेंगे। और जब नए विश्वविद्यालय खुलते हैं तो शिक्षा में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, गुणवत्ता भी बढ़ती है। तो ये प्रस्ताव आज पारित हुआ। राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेटर नोएडा से संबद्ध 500 बेडेड अस्पताल जो 15 एकड़ भूमि पर निर्मित है को भूमि उपकरण एवं अन्य साजो सामान सहित राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेटर नोएडा को निःशुल्क हस्तांतरित किए जाने के संबंध में आज मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दे दी है। ये चिकित्सा शिक्षा विभाग को निःशुल्क मिल जाएगा। अब इसका वर्तमान में संचालन चिकित्सा शिक्षा विभाग करेगा, अभी तक जो ग्रेटर नोएडा का संस्थान करता था। दूसरा विषय है
IIT कानपुर के अंतर्गत 500 शैय्या युक्त सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय के साथ स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी MMRT की स्थापना की जाएगी। इसमें ये 750 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है और ये भारत सरकार के सहयोग से किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार को 5 साल में 50 करोड़ रुपए देना है, 10 करोड़ रुपए साल। ये अपने आप में स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाएगा। रायबरेली उत्तर प्रदेश में आभार सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, सांसद राहुल गांधी ने सभा में प्रतिभाग किया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए प्रियंका ने रायबरेली व अमेठी में जीत के लिए जनता व सपा कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि रायबरेली व अमेठी लोकसभा सीट पर जीत कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत का परिणाम है। इसके साथ ही प्रियंका ने इसे ऐतिहासिक जीत करार दिया। मंच पर विराजमान सभी नेतागण, मेरे बड़े भाई राहुल गांधी जी जो आपके नए सांसद हैं, और किशोरीलाल शर्मा जी जो अमेठी के नए सांसद हैं, सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत दिल से बधाई। ये हुई ना बात, आपने कठिन से कठिन परिस्थितियों में लड़ाई लड़ी। दोनों जिला के अध्यक्ष, अमेठी के जिला अध्यक्ष, रायबरेली के जिला अध्यक्ष पंकज जी, प्रदीप जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने भी पूरी जी जान लगाकर आपने काम किया। सबके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूं। आप सबकी तरफ से, मेरी तरफ से इस चुनाव में सबने पूरी भागीदारी दिखाई और सब दौड़े, सबने काम किया। मेरे समाजवादी पार्टी के सभी साथी जो मंच पर विराजमान हैं और सभी कार्यकर्तागण जिन्होंने एकजुटता दिखाकर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये चुनाव लड़ा, ये एक ऐतिहासिक जीत रही। यहां से मुझे गर्व होता है इस बात को कहने में कि यहां से पूरी यूपी में और पूरे देश भर में ये संदेश आप लोगों ने भेजा कि हमें एक समर्पित, एक सच्ची, एक साफ राजनीति चाहिए अपने देश में। पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है। सबसे बड़ा धन्यवाद रायबरेली की जनता को, मेरे परिवार के सदस्यों को, जिन्होंने मेरे बड़े भाई को वोट देकर इतनी भारी बहुमत से जिताया। हम सब आपके आभारी हैं और जितनी श्रद्धा, जितनी निष्ठा आपने हमें दिखाई है, उससे दुगनी श्रद्धा, उससे दुगनी निष्ठा के साथ हम सब आपके लिए काम करेंगे अगले 5 सालों के लिए और हमेशा के लिए। स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के लीडर और हमारे प्यारे कार्यकर्ता अमेठी के, रायबरेली के, मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने इतनी मेहनत की और रायबरेली में और अमेठी में आपने और रायबरेली अमेठी की जनता ने और सब नेताओं ने मिलकर कांग्रेस पार्टी की जीत करवाई। कांग्रेस पार्टी रायबरेली में, अमेठी में, उत्तर प्रदेश में, बाकी हिंदुस्तान में एक होकर लड़ी और मैं समाजवादी पार्टी को कहना चाहता हूं कि इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में आपका हर एक कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता से मिलकर एक साथ लड़ा। पहले अलायंस होता था, एक साथ चुनाव लड़ते थे, मगर शिकायत आती थी कि भैया यहां उन्होंने मदद नहीं की, वो शिकायत करते थे यहां आपके लोगों ने मदद नहीं की। मगर इस बार सारे के सारे एक बन के, मैं आपको बताऊं, 1 इंच पीछे नहीं हटे। हर प्रदेश में, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हर जगह, मणिपुर, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना एक हो गए। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price.
और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक की। इसके बाद मंत्री परिषद सहयोगियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया गया। विभागों के बंटवारे के बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सरकार में मंत्रिमंडल के गठन को लेकर सवाल उठाए। ये पूरा जो एनडीए घटक दलों को जो मंत्रालय मिला है, वो मंत्रालय अगर आप देखेंगे तो उस मंत्रालय की सूची में एनडीए के घटक दलों को ना तो गृह मिला, ना रक्षा मिला, ना वित्त मिला, ना विदेश मिला, ना वाणिज्य मिला, ना रेल मिला, ना सड़क मिला, ना कृषि मिला, ना शिक्षा मिला, ना स्वास्थ्य मिला, ना दूरसंचार मिला। और ये पहला संकेत है। भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पे संकेत दिया है कि जो उनकी प्रवृत्ति है, कार्य करने की शैली है, मंत्रालय के बंटवारे के बाद इसकी शुरुआत हो गई है। हमने पहले भी ऐसा देखा, क्योंकि जो जो बातें हम लोग कहते हैं लगभग सच साबित होती है। और वो कैसे होगा? गलती से अगर बीजेपी का स्पीकर बन गया तो उसके 3 बड़े खतरे हैं। नंबर 1 खतरा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए संविधान की धज्जियां उड़ाई जाएंगी। नंबर 2 खतरा, एनडीए के घटक दलों को, टीडीपी को, जेडीयू को, जेडीएस को, आरएलडी को, चिराग पासवान जी की पार्टी को, इन सारी जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, छोटी से लेके बड़ी तक की पार्टियां हैं, पवन कल्याण जी की पार्टी है, इन सारी पार्टियों को तोड़ तोड़ के बीजेपी के साथ मिलाया जाएगा। और तीसरा, कोई भी मनमाना बिल सरकार लेके आएगी और जो भी सांसद आवाज उठाएगा, मार्शल से उसको बाहर फेंकवा दिया जाएगा। और कम से कम एक विषय में मेरी सलाह जरूर माननी चाहिए सांसदों को, क्योंकि सबसे ज्यादा भुक्तभोगी निलंबन की कार्रवाइयों का और मार्शल के द्वारा बाहर फेंके जाने की कार्रवाइयों का मैं रहा हूं। बीजेपी वाले चिल्ला चिल्ला के कहते हैं 56 बार बेल में गए 6 साल के अंदर। कोई अपनी लड़ाई लड़ने के लिए नहीं गया, जनता के मुद्दे उठाए, कभी किसान के सवाल, कभी नौजवान के सवाल, कभी पहलवान के सवाल, कभी मणिपुर के सवाल, कभी शिक्षा मित्र के सवाल, कभी ओल्ड पेंशन के सवाल, और मुझे निलंबित किया गया, बाहर किया गया। तो मैं अभी भी इस घटना के बाद कि एनडीए के घटक दलों को झुंझुना मंत्रालय मिला है, मैं टीडीपी, जेडीयू जैसे दलों से अनुरोध करूंगा कि कम से कम स्पीकर अपना बनाइए। ये आपकी पार्टियों के हित में है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा दिए गए संविधान के हित में है, और ये भारत के लोकतंत्र की रक्षा के हित में है, ये संसदीय परंपराओं के हित में है कि स्पीकर टीडीपी का होना चाहिए। और अगर बीजेपी उस पर समर्थन नहीं करती तो इंडिया के घटक दलों को निश्चित रूप से इसके बारे में विचार करना चाहिए। बीजेपी के समर्थन के बगैर अगर टीडीपी अपना स्पीकर का उम्मीदवार मैदान में उतारती है तो इंडिया के घटक दलों की और इंडिया गठबंधन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी, कांग्रेस से लेकर सारे दलों की। राजधानी दिल्ली में उत्पन्न हुए जल संकट पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी कड़ी में दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए सचदेवा ने कहा कि दिल्ली को जितना पानी मिलना चाहिए उससे अधिक पानी मिल रहा है। इसके बावजूद दिल्ली सरकार के मंत्री पर्याप्त पानी न मिलने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि रविवार को ऊपरी यमुना नदी बोर्ड के अधिकारियों के एक दल ने दिल्ली और हरियाणा सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुनक नहर का निरीक्षण किया। इसमें देखा गया कि हरियाणा से नहर में पर्याप्त जलापूर्ति हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने टैंकर माफिया पर पानी चोरी का भी आरोप लगाया।
दिल्ली सरकार के दोनों मंत्री आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज एक ही बात कह रहे हैं कि हरियाणा में पानी नहीं। 9 तारीख शाम दिल्ली सरकार के अधिकारी और हरियाणा सरकार के अधिकारी दोनों ने ज्वाइंट इंस्पेक्शन किया मुनक नहर का। वो जगह जहाँ हरियाणा से दिल्ली पानी आता है उस स्थान पर पहुंचे, पूरा डाटा चेक किया गया, कितना पानी दिल्ली को चाहिए, कितना पानी आ रहा है, और वहां दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने सहमति जताई, ऑफिशियली सहमति जताई कि दिल्ली को पानी जितना मिलना चाहिए उससे ज्यादा मिल रहा है। लेकिन उसके बाद दिल्ली सरकार के मंत्री झूठ बोलना शुरू कर रहे हैं। मैं फिर एक आंकड़ा पढ़कर सुना रहा हूँ, उसके बाद में आपको कुछ साक्ष्य दिखाऊंगा। मैं सिर्फ 9 तारीख की बात कर रहा हूँ, कल की बात नहीं कर रहा। 9 तारीख को हरियाणा में 2289 क्यूसेक पानी छोड़ा गया दिल्ली से मुनक नहर के लिए, और मुनक से ककोरी के लिए जो पानी छोड़ा गया उसकी मात्रा थी 1161.084 क्यूसेक। 1161.084 क्यूसेक। दिल्ली का जो कोटा है वहां से वो है 1050, 1161 उससे ज्यादा है। और वहां से जब पानी चलता है मुनक से ककोरी आते आते तो 200 क्यूसेक पानी कम हो जाता है, 18%। अगर हम वेस्टेज भी लगाए तो 5% होनी चाहिए। और जैसे जैसे मुनक से ककोरी की तरफ पानी बढ़ता है वो परसेंटेज 25 से 30% बढ़ जाती है, जो पानी दिल्ली आने से पहले गायब हो जाता है। अब सवाल यह है कि पानी जाता था, वो पानी जाता था जो दिल्ली को मिलना चाहिए। हरियाणा ने तो पानी दे दिया। दिल्ली में एंटर होने के बाद मुनक शहर से ककोरी जाते समय जो पानी गायब होता है वो पानी जाता है। हरियाणा से जो पानी दिल्ली आ रहा है वो फोकस पॉइंट आपको दिखा रहे हैं। ये मुनक नहर से ककोरी की तरफ जो पानी आ रहा है वो जगह है। ये हरियाणा से पानी जब दिल्ली आ रहा है ये उसका फोकस पॉइंट है कि ये दिल्ली सेंटर हुआ। इसके बाद नहर दिखाइए, ये वो नहर है। अब उसके साथ आप वो टैंकर माफिया के टैंकर देखिए। ये वो टैंकर माफिया है जो दिल्ली सरकार के चेयरमैन, दिल्ली सरकार के मंत्री, दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार के अधिकारी, ये वहां से सीधा पानी नहर से उठाते हैं। जो पानी दिल्ली की जनता के लिए आता है और उसको मनमाने दामों पर इसको बेचा जाता है। मैं दिल्ली सरकार से एक सवाल पूछ रहा हूं कि इस नहर के किनारे ये आपके जल बोर्ड के या दूसरे टैंकर क्या करते हैं? प्राइवेट टैंकर्स की भी लाइन लगी है और ये छोटी मोटी लाइन नहीं है, लंबी लाइन। ये ज्यूरिडिक्शन दिल्ली सरकार का है, हरियाणा सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं। वहां जल बोर्ड के अधिकारी मौजूद रहते हैं, उसकी देखरेख के लिए वहां सेंटर बना हुआ है। तो कैसे वहां से पानी चोरी हो जाता है, इसका जवाब दिल्ली सरकार दे। बताए सौरभ भारद्वाज, बताए आतिशी मारलेना कि क्यों वहां से पानी चोरी होता है। और यहाँ जो पानी की चोरी होती है उसके बाद हम जो बार बार कह रहे हैं अगर 25-30% पानी यहाँ चोरी हो रहा है और उसके बाद जो पानी दिल्ली तक जाते हैं तो जो लीकेज है, रखरखाव नहीं है। वजीराबाद की बात कर रहे हैं आतिशी मारलेना। 10 सालों से डिसल्टिंग नहीं हुई है वहां पर। 7-7, 8-8, 10-10 फुट की गाद जमी हुई है। पानी आ भी जाएगा तो पानी रुक नहीं सकता। स्टोरेज कम करेंगे पानी की। आप बार बार कह रहे हैं कि हिमाचल से एक्स्ट्रा पानी मिलना है। मैं हिमाचल से पानी मिलने के बाद भी बताता हूँ क्या हो रहा है। दिल्ली में जल बोर्ड की जो क्षमता है पानी को साफ करने की वो है 900 MGD। 137 अगर फालतू मिल भी गए 1161 को मिला लें तो लगभग 1300 के आसपास। उसको ट्रीट कैसे करोगे? उसकी जगह कहां है तुम्हारे पास? वो जो एक्स्ट्रा पानी आएगा वो 25-30% जो चोरी हो रहा है वो चोरी बढ़कर 40% हो जाएगी। वो चोरी के लिए पानी वाटर का ट्रीटमेंट हो नहीं सकता। 900 MGD कर नहीं सकती दिल्ली सरकार। और टैंकर में भी जो पानी जा रहा है विदाउट ट्रीटेड, दिल्ली की जनता जो बीमारियों से जूझ रही है, पेट की बीमारियां, काला पानी, दिल्ली सरकार की देन है। मैं दिल्ली वालों से भी अपील कर रहा हूं कि अपने घर में जो पानी आ भी रहा है, टैंकर से पानी ले भी रहे तो कम से कम मुआवजा के बिना इस दिल्ली सरकार के भरोसे मत रहें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम